हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टूडेंट हम लोग जब चार्ज रेस्ट में रहेगा तब हम लोग उसके फोर्स कितना लगेगा उस पर, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उस एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टूडेंट इसमें जब चार्ज मोशन में होता है, जब चार्ज जैसे हमारा वाटर जो है फ्लो करता है तो उसको वाटर करंट बोलते हैं, एयर ब्लो करता है तो एयर करंट बोलते हैं। उसी तरह से जब चार्ज फ्लो करता है स्टूडेंट, तो हम लोग बोलते हैं उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं, जैसे वाटर करंट, एयर करंट हो गया, जिस तरह से उसी तरह से। तो अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्टूडेंट कि चार्ज होता क्या है ना। चार्ज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, इसमें हम लोग सारे फोर्स भी कैलकुलेट करेंगे, कूलम्ब्स लॉ। पहले हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है स्टूडेंट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एक स्टूडेंट प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। स्टूडेंट जैसे हमारा अर्थ अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था। जिस तरह से वो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड में दूसरा कोई मास आता है तो उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। उसी तरह से स्टूडेंट जब कोई चार्ज होता है, चार्ज अपने सराउंडिंग के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उस फील्ड में कोई अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको अट्रैक्ट और रिपेल करता है ना। तो उसी तरह से चार्ज जब मोशन में रहता है, एक्सेलरेटेड रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। वो बाद में पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बाद में जब लास्ट चैप्टर आएगा मैग्नेटिज्म, उसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग को फोर्स का भी कैलकुलेशन करेंगे इसमें, चार्ज के वजह से बाद में। लेकिन अभी पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक। तो डिफिनीशन क्या हो गया स्टूडेंट, प्रॉपर्टी है ये, है ना। अब किसी बॉडी पर स्टूडेंट चार्ज कैसे जनरेट होता है, स्टूडेंट आप लोग एटम के बारे में जानते होंगे कि एटम क्या होता है। एटम हमारा जो, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है। यहाँ कोई भी एटम होता है स्टूडेंट, मैं यहाँ देख सकते हैं आप लोग, यहाँ ये डायग्राम में देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा एटम है, ये इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, और ये हमारा देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन भी होता है, है ना। अब क्या होता है स्टूडेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और इलेक्ट्रॉन की क्या क्या है ना। तो यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पर देखें तो मैं सारी प्रॉपर्टी एक एक करके मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो चार्ज जो होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है, यहाँ देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, है ना। ये इलेक्ट्रॉन पर जो है निगेटिवली चार्ज होता है, और उस पर जो चार्ज होता है उसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 10 टू द पावर में है स्टूडेंट, 10 टू द पावर -19 कूलम। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट, वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg।
AMU में इतना होता है, ये याद करने की जरूरत नहीं, ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में दिया रहता है तुम्हें। 9.1 इंटू 10⁻31 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसका सिंबल जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम इन डिफरेंट मेट्रिकली, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट सर्कल स्फेरिकली वो घूमते रहता है, वो ऐसा नहीं है कि एक सर्कल में ही घूमते रहता है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में नहीं घूमता है, वो स्फेरिकली घूमता है। मैं उसका इमेज भी दिखाऊंगा कैसे घूमता है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन का तो हमने देख लिया, प्रोटॉन का देख लिया स्टूडेंट। यहाँ पर देखे स्टूडेंट, प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इसका मैग्नीट्यूड होता है इतना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट जो होता है स्टूडेंट कूलम होता है, कूलम साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया कि यूनिट ऑफ जो चार्ज होगा वो कूलम होगा। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना, -20। इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है स्टूडेंट, पहले वाले से इसका कितना था, इसका था 9.1 10⁻31 था, मतलब ये ज़्यादा फ्रैक्शन में था और ये कम है 10⁻27 है, तो ये ज़्यादा है इसका मैग्नीट्यूड प्रोटॉन का। कंपेटिटिव मास इतना टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से स्टूडेंट, ठीक है। पोजीशन इन एटम जो होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था। न्यूट्रॉन जो होता है स्टूडेंट, न्यूट्रॉन मासलेस, उसका मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है। यहाँ देख सकते हैं प्रोटॉन के मास के इक्वल, लेकिन चार्ज इस पर 0 होता है स्टूडेंट, चार्ज नहीं होता है ना। इसका मास इतना लगभग इलेक्ट्रॉन इसके मास के इक्वल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन से थोड़ा सा, है ना। लगभग दोनों का मास इक्वल होता है, देख सकते हैं इसका मास भी और इसका मास भी लगभग सेम है ना। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रोटॉन होते हैं एटम में, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। यहाँ देख सकते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं, है ना। और किसी भी एटम के अंदर नंबर, न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे इक्वल्स होते हैं, इसलिए एक जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है स्टूडेंट, जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन भी पर भी चार्ज होता है, और दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों चार्ज क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है और न्यूट्रल बन जाता है, एटम न्यूट्रल होता है स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, है ना। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर जो होता है स्टूडेंट वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मास नंबर के इक्वल होता है, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आ जाते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ये तो इंफॉर्मेशन हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ देखें स्टूडेंट, अब चार्ज पर तो हम लोग पता चल गया कि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कितना होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ एटम में देख सकते हैं आप लोग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम कैसे रहता है, स्फेरिकल रहता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट चार्ज जनरेट कैसे होता है, चार्ज किसी बॉडी पर चार्ज कैसे आता है ना स्टूडेंट। तो चार्ज बॉडी पर कैसे आता है, जब देखो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए या एक्सेस हो जाए किसी बॉडी पर। मान लो 2 बॉडी दिया गया है हमें, 2 बॉडी दिया है, दोनों न्यूट्रल है, 2 बॉडी दिया गया है और दोनों न्यूट्रल है, तो उसमें क्या होगा, चार्ज जनरेट कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ हम मान लो कि एक चार्ज है, एक चार्ज ये है, 2 चार्ज है ना। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ये भी न्यूट्रल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें भी इक्वल है। तो क्या होगा स्टूडेंट, जब 2 बॉडी को चार्ज इक्वल रहेगा तो दोनों न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफ़र हो जाए, मान लो इसका स्टूडेंट मैं इसको क्लोरीन बोल दे रहा हूँ, क्लोरीन, मान लो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 17 प्रोटॉन
है ना। ई प्लस, प्रोटॉन को ई प्लस से डिनोट कर दे रहा हूँ। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन को पी से डिनोट किया जाता है, लेकिन चार्ज सेम है तो इस प्लस और ई माइनस। ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ की ये निगेटिव चार्ज है, और ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, मान ले रहा हूँ ये हमारा सोडियम है Na, और ये Cl है, क्लोरीन है। सोडियम में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 11 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होता है 11। तो दोनों न्यूट्रल मान ले रहा हूँ, आप काउंट करके नहीं देख सकते, यहाँ डायग्राम है ऐसे। अब यहाँ देखें, अगर क्या होता है कि अगर एक सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, इसको स्टूडेंट सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो यहाँ से माइनस चला जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर इस पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, प्लस आ जाएगा, और इस पर एक माइनस यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट, और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज। उसी तरह से मान लो सोडियम का एटम, सोडियम में तो एक एटम नहीं है, मान लो उसका हमने सोडियम सब्सटेंस ले लिया, तो उसमें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होता है, एटम्स बहुत ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा स्टूडेंट, एक पर पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पर नेगेटिव। फॉर एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर निगेटिव चार्ज आएगा। जो गेन करेगा स्टूडेंट, जो गेन करता है उस पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और जो लूज करता है स्टूडेंट उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो डिफिशियंसी होगा इलेक्ट्रॉन की। तो ये इसको न्यूट्रल कर रहा था, यहाँ डायग्राम में आप देखे हैं तो ये वाला जो निगेटिव चार्ज है इसको न्यूट्रल कर रहा था। अब यहाँ से निगेटिव चार्ज चल गया तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज बच गया, और यहाँ पर एक्सेस, और सब तो न्यूट्रल कर रहा था पॉजिटिव निगेटिव को, लेकिन एक्सेस हो गया तो यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक पर इस एक्सेस हो जाएगा तो इस पर चार्ज जो होगा, इस पर जो हमारा चार्ज होगा वो Q हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज हो जाएगा। और इस पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर चार्ज जो होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी चार्ज निकाल सकते हैं, है ना। अब यहाँ आ जाते हैं स्टूडेंट, तो चार्ज कितने टाइप के हो जाएंगे स्टूडेंट, इस तरह से देखा जाए तो चार्ज 2 टाइप के हो जाएंगे, हमारे चार्ज हो जाएंगे 2 टाइप्स के। एक जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, अभी देखा हमने, जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी वो निगेटिव चार्ज होगा, और जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए, चार्ज ऑफ ए बॉडी, चार्ज ऑफ ए बॉडी, देयर इज ए नंबर ऑफ मेथड टू चार्ज ए बॉडी एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मतलब बहुत सारे, एक देख सकते हैं नंबर ऑफ चार्ज करने के तरीके बहुत सारे हैं। मैंने और भी एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया है, जो हमारे सिलेबस में है इतना ही भी नहीं दिया रहता है तुम लोग के 9th में सिलेबस में, फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। एक देखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन, ETC। और भी है स्टूडेंट, मैं उसको तुम्हारे सिलेबस में वो ज़्यादा हो जाएगा इसलिए उसको नहीं लिया हूँ, है ना। थर्मोआयनिक इमिशन भी होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी होता है, तो ये सारे हैं। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, पहले एक एक करके देखेंगे कि चार्ज कैसे होगा, जब कोई बॉडी को फ्रिक्शन मेथड से कैसे चार्ज करते हैं। स्टूडेंट आप लोग को पता होगा कि जब 2 बॉडी को रब करते हैं, जैसे ठंडे के दिनों में आप लोग देखे होंगे हाथ को रब करते हैं, तो हाथ को रब करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे हाथ गर्म हो जाता है, हीट जनरेट होता है। तो क्या होता है, फ्रिक्शन के वजह से हम लोग उस अपने हाथ पर वर्क करते हैं, जिससे वजह से हीट जनरेट होता है, और वो हीट जो है कौन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। मान लो 2 बॉडी को रब किया जाए स्टूडेंट, मान लो हमने एक ग्लास रॉड ले लिया, एक ग्लास रॉड ले लिया, और एक हमने सिल्क ले लिया, एक ग्लास रॉड और दूसरा हमने सिल्क ले लिया। यहाँ देखें स्टूडेंट डायग्राम में, यहाँ देखें, अगर आप लोग देखें तो एक यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जा रहा है। तो रबिंग करने से क्या होगा स्टूडेंट, हीट जनरेट होगा, और हीट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, मतलब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में रहता है, वो फ्री हो जाता है, ज़्यादा एनर्जी मिलता है तो वो एटम से फ्री हो जाता है। और जिसको एफिनिटी रहता है इलेक्ट्रॉन से स्टूडेंट, वो गेन कर लेता है।
मान लो हमारा सिल्क और क्लॉथ है, सिल्क और ग्लास रॉड है, तो उसमें ग्लास रॉड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करके वो अपने लूज करके स्टेबल होना चाहता है, और सिल्क गेन करके स्टेबल हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं सोडियम और क्लोरीन में, सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाता है, और क्लोरीन गेन करके स्टेबल हो जाता है। तो जिसको एफिनिटी रहेगा स्टूडेंट वो गेन कर लेगा, और जिसको कम एफिनिटी रहेगा वो लूज कर देता है, वो हीट के वजह से, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, रब किया गया, इसको रब किए हम लोग, तो क्या हो गया, ये हमारा रब करने पर ये हमारा देख सकते हैं कि इस पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं। ये वाला ग्लास रॉड पर देखे स्टूडेंट, ये ग्लास रॉड पर देखिए, इस पर बहुत सारा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये क्या हुआ, सिल्क क्लॉथ हमारा इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इस पर निगेटिवली चार्ज हो गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिवली चार्ज हो गया। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन पर मान लो इस पर अगर 10 इलेक्ट्रॉन चला जाए इस पर, तो स्टूडेंट इस पर कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा, इस पर 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इस पर एक्सेस हो गया तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन के इक्वल डिफिशियंसी हो गई, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। देख सकते हैं यहाँ आप लोग पॉज करके इस स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, ऊपर हमने फ्रिक्शन का रीजन भी लिख दिया है, आप पॉज करके लिख सकते हैं, है ना, चाहे स्क्रीनशॉट ले ले स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये जब होगा तो फ्रिक्शन में कोई हो सकता है कि एफिनिटी और कोई किसी में एफिनिटी नहीं हो, जिसको एफिनिटी रहेगा वही गेन करेगा। यहाँ एक और यहाँ मैं एक दिखा देता हूँ, और सारे बहुत सारे होते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखें, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ है। उसके बाद फर और वुलन क्लॉथ है, एवोनाइट रॉड, इन दोनों को रब करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए ये निगेटिवली चार्ज होगा, ग्लास रॉड पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, यहाँ भी देख लेता हमने, और सिल्क क्लॉथ पर निगेटिव चार्ज। फर पर क्या होगा स्टूडेंट, फर पर हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा, और एवोनाइट रॉड, अम्बेर और ग्लास रबर रॉड, इसको इसके साथ रब किया जाए स्टूडेंट, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरह से ये देख सकते हैं, और भी ड्राई हेयर और कॉम्ब में भी देखे होंगे आप लोग ने, और तो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि रब करते हैं प्लास्टिक को या कम को, तो और पेपर पीस को पास ले जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है स्टूडेंट। तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, वो जो हमारा हेयर होता है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कॉम पर निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो पेपर पीस के पास ले जाते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है ना, पेपर पीस को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन में रहते हैं स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन में रहेंगे, इसके साथ रब करेंगे, इसको इसके साथ, जिसको एफिनिटी रहेगा वो गेन करता है, और जिसको एफिनिटी नहीं रहता वो गेन नहीं करता है। तो वो याद रखने वाली चीज़ें हैं, एक्सपेरिमेंटली करने वाली। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ देखें स्टूडेंट, अगर देखें तो निगेटिव चार्ज क्या होता है, रिपेल करता है, निगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। सेम लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव। पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव को स्टूडेंट ये भी पॉजिटिव रहे तो रिपेल करेगा, है कि नहीं। और फोर्स जो लगता है दोनों को लाइन ज्वाइन करने के लिए लगता है। और एक बात यहाँ देख सकते हैं, जो लाइन ज्वाइनिंग जो चार्ज होता है उसी के अलॉन्ग फोर्स लगता है, इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा, इस पर अट्रैक्ट करेगा तो इस लाइन ज्वाइन करने वाला चार्ज ये है तो इधर अट्रैक्ट करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट। चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज को के लिए हमें कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग को फोर्स में बताना पड़ता था कि 5 न्यूटन फोर्स ईस्ट की तरफ है, या डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, लेकिन इसमें हमें कोई डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम बोल देते हैं 5 कूलम चार्ज, 10 कूलम चार्ज, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बस मैग्नीट्यूड बता देने से इसका सिग्निफिकेंस पता चल जाता है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समझते हैं। यहाँ देखें स्टूडेंट, तो कोई भी आइटम है, मान लो क्लोरीन है और हमारा सोडियम ही है,
तो इस दो मेटल है, या हम लोग ग्लास रॉड का एक एटम ले लिया और ये हमारा फर का एटम, सिल्क क्लॉथ का, सिल्क ग्लास रॉड और सिल्क ले लेते हैं। तो ये दोनों न्यूट्रल है स्टूडेंट। जब रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है स्टूडेंट। दो सिल्क क्लॉथ और इसको रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट फ्रैक्शन में तो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं होता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा आधा नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है अभी तक इलेक्ट्रॉन को ही माना जा रहा है। क्वार्क भी है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी उसकी थ्योरी डेवलप नहीं है पूरी तरह से और बुक में भी नहीं दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है एक से दूसरे में, वो इंटीजर के फॉर्म में होता है, आधा नहीं होता स्टूडेंट। ऐसा नहीं हो कि 1/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ और आधा रह गया। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा स्टूडेंट, यहाँ से देख सकते हैं इससे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, पूरा एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र होगा। तो इस पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा और इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। फिर एक मान लो दूसरा एटम है, फिर उससे भी एटम से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो। मान लो एक ग्लास रॉड का है, एक ग्लास रॉड है हमारा और इधर हमारा सिल्क क्लॉथ है। तो इससे बहुत सारे एटम ट्रांसफ़र हो सकते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे एटम ट्रांसफ़र। मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया स्टूडेंट, तो इस पर चार्ज कितना आएगा स्टूडेंट। इस पर देखिए अगर सिल्क क्लॉथ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, n इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज हो जाएगा, सॉरी -n × e, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n टाइम्स हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 होता है, तो इस पर इतना चार्ज हो जाएगा कि इतना चार्ज हो जाएगा हमारा सिल्क क्लॉथ पर। और इस पर कितना चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट, इस पर हो जाएगा Q = +ne, Q = +ne, है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब भी होगा इलेक्ट्रॉन जो है इंटीजर के फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा, एक पॉकेट के फॉर्म में स्टूडेंट, कंटिन्यूअस नहीं होता, पॉकेट के फॉर्म में होता है स्टूडेंट। जैसे हम लोग देखते हैं बॉल बेयरिंग को अगर मान लो एक बकेट में रखा गया, उसको उठा के एक दूसरे बकेट में रखते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि बॉल बेयरिंग का आधा पार्ट उठा के ले जाके रख दे रहा है, वो पूरा उठा के ले जाके रखते हैं। तो इसको जो पॉकेट के फॉर्म में है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइज्ड है, पॉकेट के फॉर्म में स्टूडेंट। तो जो भी चार्ज होगा स्टूडेंट वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। यहाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ स्टूडेंट, इस पर हमसे क्वेश्चन भी आता है हमको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर हमसे कोई दे देगा कि अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है, जब मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया स्टूडेंट, तो इस पर इलेक्ट्रॉन का मास भी तो चला जाएगा, इसके साथ साथ इसमें मास घट जाता है इसका स्टूडेंट, और इसका मास हमारा बढ़ जाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मास गया इस पर, तो इसका पहले मान ले रहा हूँ इसका मास स्टूडेंट, इस ऑब्जेक्ट का m1 मान ले रहा हूँ और इसको मान ले रहा हूँ m2, ठीक है। तो यहाँ m1 जो है स्टूडेंट, यहाँ पर m1 जो है हमारा, ये अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया तो माइनस, मान लो n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, मास n × इलेक्ट्रॉनिक मास। अब इसका न्यू मास जो होगा m न्यू, वो m' इसको बोल दे रहा हूँ, वो इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट। और इसका इतना मास, इलेक्ट्रॉन n इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऐड हो जाएगा, m2' हो जाए। तो इसका मास स्टूडेंट बढ़ जाता है और इसका मास घट जाता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर उसका मास बढ़ जाएगा, है ना। अब आ जाते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं स्टूडेंट, क्वांटाइजेशन पर हमें बोल दिया जाएगा कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है स्टूडेंट। अब बोलेगा कि एक ग्लास रॉड से सिल्क पर मान लो कि हमारा 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, तो इस पर चार्ज कितना होगा। तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि इस पर निगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इस पर जो चार्ज हो जाएगा वो -10 हो जाएगा, 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही हो जाएगा। क्योंकि हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी चार्ज दे देगा स्टूडेंट आप लोगों को, ऐसा चार्ज दे देगा, एक बोलेगा कि चार्ज का वैल्यू जो है
वो 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम्ब है। ओ सॉरी 10⁻⁻15। अब ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो स्टूडेंट चार्ज कौन सा एग्जिस्ट करेगा? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा इंटीजर आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फ्रैक्शन नहीं आता है, तभी एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, हम तो जानते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस यानी माइनस साइन है कि निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है स्टूडेंट, इसलिए मैंने प्लस माइनस लिया है। आप Q इक्वल्स टू प्लस यानी साइन के साथ अगर पता है तो आपको प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब n का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, इससे n का वैल्यू निकाल तो Q डिवाइडेड बाई क्या होगा, E हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, Q डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो इसका वैल्यू n का वैल्यू क्या हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। एक तो इंटीजर हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ इंटीजर, z इंटीजर होता है स्टूडेंट, इंटीजर हो जाए, या ये फ्रैक्शन भी हो सकता है स्टूडेंट, ये फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर इंटीजर आ गया स्टूडेंट, अगर इंटीजर आ गया तो चार्ज विल एग्जिस्ट, इंटीजर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पॉकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और फ्रैक्शन हो गया स्टूडेंट, चार्ज विल नॉट एग्जिस्ट। है ना, तो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है स्टूडेंट जब वो इंटीजर आएगा, और चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा जब इंटीजर नहीं आएगा। तो हम लोग इसको ऐसे क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट, जैसे पहले वाला अभी हमने क्वेश्चन देखा था ऊपर वाला, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। चार्ज कितना है स्टूडेंट, 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको कैलकुलेट करें स्टूडेंट, 1.6 से ये हो जाएगा हमारा, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 19 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 4, 10⁻⁴ कूलम, 10⁻⁴ कूलम। तो स्टूडेंट 10⁻⁴ सिर्फ आएगा, कूलम तो कैंसिल हो गया, 10⁻⁴, ये एलिमेंट ऑफ इंटीजर है स्टूडेंट, तो ये हमारा चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब ऐसा दे दे स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको दे दे कि एक क्वेश्चन दे दे कि चार्ज जो है Q इक्वल्स टू दिया है 4/3 कूलम, तो हमसे पूछा जाए कि ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, ये n का वैल्यू निकालेंगे। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना, सॉरी एक मिनट, 4/3 स्टूडेंट रैकरिंग आ जाएगा ना, 4/3 इसको लिख सकता हूँ 1.33, और ये चलता जाएगा ऐसे 3 चलता जाएगा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये कभी इंटीजर नहीं आएगा, ये इंटीजर कभी नहीं आएगा स्टूडेंट, नॉट एलिमेंट ऑफ इंटीजर, है ना। तो ये हमारा चार्ज एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उस तरह से निकाल सकते। एक और तरीका है स्टूडेंट, आसान वाला एक तरीका मैं बताता हूँ। अब हमसे दे दिया जाए ये क्वेश्चन कि एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दे स्टूडेंट, एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q डिवाइडेड बाई E, तो 1 कूलम चार्ज हो गया, 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको सॉल्व करें स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10
10 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻+19 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो इसको एक 100 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6.25 इंटू 10⁻18 6.25 इंटू 10⁻, यानी एक स्टूडेंट एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम चार्ज में इतने कूलम में। तो ऐसे चेक करना हो कि कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं, कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सिंपली जैसे बोल दिया जाए हमसे कि 1.2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, 1.2 कूलम चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, 1.2 कूलम है ना, क्वेश्चन है एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं, आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1.2 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर ले हैं बस, इसको मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 12/10 इंटू ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10⁻18। अब इसको आप लोग सॉल्व करें, 18 इसको सॉल्व करें तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब ये दोनों देखिए, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर, मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर होगा, और 10⁻15 तो इंटीजर है ही। तो हमें तो सिर्फ चेक करना है कि इंटीजर है, इसको सॉल्व नहीं करना है हमें, बस सिर्फ चेक करना है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें इंटीजर हो जाएगा, और ये तो इंटीजर है ही 10⁻15, तो टोटल ये इंटीजर हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चल जा रहा है कि ये इंटीजर है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमें आसानी से इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब वो क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻−19 से डिवाइड करने पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से आप लोग यूज कर सकते हैं। आपको देखना है कि 1.6 से अगर कैंसिल हो जा रहा है, नीचे अगर 1.6 से डिवाइड करने पर कैंसिल हो जा रहा है, तो आसानी से आप डिवाइड करके भी कर ले। अगर देखें कि इस तरह से हम करेंगे कि 1 कूलम से मल्टीप्लाई कर दे, अगर आप वैल्यू याद है आपको 6.25 इंटू 10⁻18 याद है आपको, तो आप डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई करके चेक कर ले कि इंटीजर आ रहा है कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। स्टूडेंट, चार्ज जो है बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है स्टूडेंट, तो बिना चार्ज के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है यहाँ पर हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो तभी एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज, नहीं बिना मास के नहीं कर सकता, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन भी स्टूडेंट इस पर बनता है हमारा, इस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे दे देंगे कि एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये, दो बॉडी है, इससे जो रब किया गया, इससे मास जो ट्रांसफ़र हुआ, वो जो मास ट्रांसफ़र हुआ उसका वैल्यू जो है हमारा 18.2 इंटू 10⁻⁻, मान ले रहा हूँ इसको ले रहा हूँ 28 kg, इतना मास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। तो बताए कि इस चार्ज पर दोनों बॉडी पर कितने कितने चार्ज आएंगे। तो स्टूडेंट बच्चे सोचते हैं कि मास ट्रांसफ़र हुआ तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टूडेंट बच्चों को ये डाउट हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ आप लोग ये बात ध्यान रखें कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है तो वहाँ मास भी ट्रांसफ़र होता है कि नहीं, मास ट्रांसफ़र होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो कितने एक चार्ज ट्रांसफ़र होता तो इतना मास ट्रांसफ़र होता, तो इतना मास ट्रांसफ़र हुआ तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, तो इससे n निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो डिवाइड कर लेंगे स्टूडेंट 18.2 इंटू 10⁻28 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 9.1 से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट 10⁻30 जाएगा तो 3 आ जाएगा 3। अब ये 2 इंटू 10⁻3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज निकालने के लिए, इतना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा Q इक्वस टू 2.2 इंटू 10⁻3 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19 ई लिख दे रहा हूँ यहाँ, आप इतना वैल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि मास ट्रांसफ़र भी दे दे तो आप ऐसा नहीं हो कि कंफ्यूज हो जाए कि ये मास ट्रांसफ़र, हमने तो सर ने चार्ज ट्रांसफ़र बताया था, मास ट्रांसफ़र के बारे में कैसे हो गया। तो ये आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। स्टूडेंट कोई भी बॉडी पर चार्ज जो होता है वो कंजर्व रहता है, सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। जैसे मान लो हमने 2 बॉडी ले लिया स्टूडेंट, यहाँ पर 2 बॉडी ले लिया, एक ए ले रहा हूँ, एक ए ले रहा हूँ, 2 बॉडी है मान। अब इससे स्टूडेंट इस पर चार्ज मान लो पहले Q1 था, इस पर चार्ज Q2 था, मान ले रहा हूँ। अब स्टूडेंट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, टोटल चार्ज कितना हो गया, इस सिस्टम दोनों को मान रहा हूँ। सिस्टम का मतलब जिस पर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इसको सिस्टम मानता स्टूडेंट, सिर्फ इसको मानता तो सिर्फ इसी को देखता। हमने पूरे को सिस्टम माना है, पूरे को सिस्टम, जिस पर ऑब्जर्वेशन रख रहा है वो पूरे सिस्टम, है ना। तो ये हमारा सिस्टम हो गया, तो हम पूरे को एक सिस्टम मानेंगे। तो इस पर टोटल हम अगर बोला जाए कि सिस्टम पर चार्ज कितना है स्टूडेंट, तो आप लोग कितना बोलोगे। सिस्टम पर चार्ज जो है वो Q इक्वस टू हो जाएगा स्टूडेंट टोटल Q इक्वस टू Q1 प्लस Q2 होगा कि नहीं, टोटल चार्ज। अब मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया स्टूडेंट, इस पर से इस पर, n इलेक्ट्रॉन इससे इस पर ट्रांसफ़र हो गया, तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो इसका पॉजिटिव चार्ज था Q2, पॉजिटिव लिया है मैंने दोनों ही, तो इसमें कुछ निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है, n इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज इस पर एक्स आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, तो इसको कम कर देगा, चार्ज को न्यूट्रल कर देगा कुछ। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट देखिए, तो इस पर चार्ज जो होगा Q2 डैश जो होगा वो कितना हो जाएगा Q2 माइनस n ही हो जाएगा। और इस पर Q1 डैश, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट, Q1 डैश देखें, Q1 डैश इस पर देखें, तो इस पर जो चार्ज आएगा वो स्टूडेंट वो प्लस n, क्योंकि इसमें डिफिशियंसी और हो गई इलेक्ट्रॉन के जाने से, तो इस पर चार्ज बढ़ गया। तो ये देखिए Q1 डैश और Q2 डैश नए चार्ज है। अब सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके देख ले आप लोग भी कैलकुलेट करके देखें। तो Q टोटल इक्वस टू हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वस टू हो जाएगा Q1 प्लस NE प्लस Q2 माइनस NE, ओ सॉरी माइनस NE। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, किसके इक्वल आ गया, Q1 प्लस Q2। मतलब स्टूडेंट पहले जो चार्ज था यहाँ पर जितना चार्ज था Q1 प्लस Q2, अब भी Q1 प्लस Q2 ही है, इतना ये जो चार्ज है उतना ही ये भी है ना। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है स्टूडेंट, चार्ज कभी बस ट्रांसफ़र होता है एक जगह से, चार्ज को हम लोग ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना, बस ट्रांसफ़र होता है। तो सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहता है। अगर सिर्फ स्टूडेंट इसको मैंने सिस्टम माना रहता तो उस पर एक्सटर्नल बाहर से कोई चार्ज हो जाता, ये वाला चार्ज इसके लिए एक्सटर्नल होता तो वो कंजर्व नहीं रहता। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर कोई फेनोमेना हो रहा है, सिस्टम को जैसे हम लोग एक चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के टच कर दें तो तब भी क्या होगा कि वो चार्ज कंजर्व रहेगा। अगर टोटल सम देखेंगे स्टूडेंट, पहले जो चार्ज था अब बाद में भी चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। टोटल चार्ज दोनों सिस्टम का, दोनों बॉडी का, या 3 बॉडी भी हो सकता है ना। चलो स्टूडेंट अब यहाँ आके देखें, ओ सॉरी एक और पॉइंट है स्टूडेंट, देखो मास और चार्ज में डिफरेंस भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं इसको।
यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। उसके बाद चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। स्टूडेंट चार्ज जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, यहाँ फार्मूला से देख सकते हैं, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन हमारी जो रियल लाइफ में होता है स्पीड बहुत कम रहता है लाइट के स्पीड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ फार्मूला में अगर स्पीड पुट करेंगे तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल हो जाता है, ये वाला वैल्यू ये 1 के इक्वल होता है। तो एम नॉट डिवाइडेड बाई 1, तो मास सेम रहता है। लेकिन अगर लाइट के स्पीड से चलने लगे तो ये मास चेंज हो जाता है हमारा, लेकिन इसमें चार्ज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, द क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज एट नॉट एस्टेब्लिश्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ मास जो है अभी तक कुछ इसके बारे में नहीं कहा गया है कि, है ना, कि मास जो है क्वांटाइज्ड है। उसके बाद देखें चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। चार्ज जो है ऑलवेज कंजर्व होता है स्टूडेंट, चार्ज कंजर्व होता है। मास इज नॉट कंजर्व एज चेंजेज इन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। ई इक्वस टू एम सी स्क्वायर आपने सुना होगा, ई इक्वस टू एम सी स्क्वायर। मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, इंटर कन्वर्टेबल है, तो इसलिए वो कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, फोर्स बिटवीन द चार्ज कैन बी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और अकॉर्डिंग टू अनलाइक चार्ज। अब फोर्स जो होता है इसमें अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है स्टूडेंट, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मास के बीच में वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। हमने पढ़ाया था अभी आप लोगों को, है ना। तो आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट। अब चार्जिंग बाई जो हमने कंडक्शन और इंडक्शन है जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।